Hello, dear students. Welcome back once again to Business Studies with Anubha. आज हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर की बजाय एग्ज़ामिनेशन टिप्स समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन पास आ रही है और जनरली स्टूडेंट्स में एंजाइटी, फियर और बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस रहते हैं माइंड में कि किस तरह एग्ज़ामिनेशन के लिए हम तैयारी करें कि जो भी हमने पढ़ा है वो एग्ज़ाम टाइम में हम लिख पाए। तो कोशिश किया है मैंने आपको ये कुछ टिप्स या कुछ टेक्निक्स के मदद से आप अपने स्टडीज़ को कुछ इस तरह से कर सकें जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी हेल्प कर सके। तो हमने 3 स्टेजेस में देखना है इसे। पहला है जैसे एग्ज़ाम शुरू होने के 3-4 हफ्ते पहले। अब वैसे तो स्टडीज़ जो है वो पूरे ईयर की आपकी हार्ड वर्क है, लेकिन फिर भी अभी जो भी टाइम बचा है उसमें हम क्या कर सकते हैं। पहला है प्लानिंग। तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके मुताबिक आप एक टाइम टेबल बनाएंगे और हर सब्जेक्ट को उतना टाइम देंगे जितनी उसके उस सब्जेक्ट को ज़रूरत है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। जैसे मुझे अगर मैथ्स में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आई हैव टू टेक मोर टाइम फॉर मैथ्स प्रैक्टिस। तो हमें सभी सब्जेक्ट्स के लिए गोल सेट करने हैं और उन गोल्स के मुताबिक अपना प्रायोरिटी सेट करना है, मतलब जो सब्जेक्ट की प्रायोरिटी है वो सेट करनी है। फिर अब प्लानिंग इज़ ओके बट एग्जीक्यूटिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो हमें कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन या कोई भी एक्सक्यूज़ेस लेते हुए इस प्लानिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी शेड्यूल है, जो भी टारगेट या डेडलाइन हमने खुद के लिए तय की है, उसे टाइम पर पूरा करना है। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हमारा स्टडी पैटर्न है, स्टडी टाइम है, उसमें हमें रेगुलर इंटरवल ऑफ रेस्ट एंड रिक्रिएशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेन की अटेंशन या कंसंट्रेशन की कैपेसिटी है वो हर 20-25 मिनट के बाद ब्रेक होने लगती है। तो यू नीड टू टेक रेस्ट और सम रिक्रिएशन टाइम। अब रिक्रिएशन टाइम में यू कैन हैव योर हॉबीज़ like gardening for 10 minutes, 5 minutes, or doing some other work which makes you happy। जैसे आप ये जो टीवी और मोबाइल है, ये गैजेट्स हैं, इससे आपको डिस्टेंस बनाना है, बिकॉज दीज गैजेट्स आर डिस्ट्रैक्शंस। अपने फ्रेंड के साथ अननेसेसरी चैट, इससे आपको डिस्टेंस बनाना है, ये रिक्रिएशन नहीं है। कुछ अच्छा पढ़ना, अच्छा म्यूज़िक सुनना या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक छोटी सी बातचीत में इन्वॉल्व होना, दैट इज़ अगेन एनर्जाइजिंग फॉर यू। देन डेली रूटीन ऑफ प्रॉपर डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, म्यूज़िक एट्सेट्रा। अब ये अगर आपकी हैबिट में नहीं है तो ये हैबिट डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ये कर सकते हैं कि आप अपना रेगुलर जो डाइट है प्रॉपर, एंजाइटी या फियर की वजह से खाने पे या सोने पे असर नहीं होना चाहिए। जितना आप अच्छी तरह से अपनी नींद लेंगे उतनी ब्रेन की कैपेसिटी आपकी सब्जेक्ट को ग्रास्प करने में, उसकी याद करने में हेल्प करेगा। एक्सरसाइज है, वॉक है, मेडिटेशन या म्यूज़िक, these are also helpful for you to focus also and to revise and practice regularly। आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो आप कुछ समय बाद भूलने लग जाते हैं, तो आपको वो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटिशन टेक्निक के मदद से आप ये ऐसा कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉल मतलब जो भी कुछ आपने पढ़ा है, सपोज़ आपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल पढ़े, अब उसको बगैर वापस रीड किए आप अपने दिमाग से एक फ्रेमवर्क, एक माइंड मैप बनाइए, जिसमें आप याद करिए कि आपने क्या क्या उसमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं और कैसे कैसे उसमें
एक्सप्लेनेशन देना है। स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक मतलब जैसे मैंने आज एक टॉपिक पढ़ा, उसे मुझे विदिन 24 आवर्स एक बार और पढ़ लेना चाहिए ताकि वो रिपीट हो जाए माइंड में। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर एक बार और 1 हफ्ते बाद फिर एक बार, इस तरह से मुझे कुछ कुछ गैप बढ़ाते हुए उस पर्टिकुलर टॉपिक को वापस से पढ़ना याद करना है। अब मेमोरी के लिए या अपने जो भी हमने पढ़ा है लेसन वो हम एग्ज़ाम टाइम पे रिप्रोड्यूस कर पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन है, कोशिश करना है कि माइंड मैप, फ्लो चार्ट या कलर कोडिंग, पिक्चर कोडिंग या फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। या जो भी, जैसे हमने 14 प्रिंसिपल पढ़े हैं तो उसके 14 प्रिंसिपल पूरी याद करना मुश्किल होती है, तो उसके इनिशियल लेटर्स हैं, जैसे डिवीज़न ऑफ लेबर से डी ले लिया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ए हो गया, डिसिप्लिन का डी हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड का यू। इस तरह से हम इनिशियल दादू बन गया वो, तो इस तरह से हम इनिशियल लेटर से एक कुछ याद रखने लायक चीज़ बनाकर उसे याद रख सकते हैं। और ये जो माइंड मैप, फ्लो चार्ट, जैसे कि आपने देखा है हम जब भी बिजनेस स्टडीज़ के लेसन्स, वीडियो लेसन्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम कोई ना कोई फिगर कोडिंग कर देते हैं ताकि वो याद रहे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है वो इस माइंड मैप के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम में जाने से पहले, 3-4 हफ्ते पहले हमें रोज़ क्या करना है। अब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब हम चले गए, अब उसके बाद तो हमने जो भी कर लिया है तैयारी, अब वही हमें काम आने वाली है। उसके साथ साथ हमें अपना मोटिवेशन लेवल जो है वो उसको भी मेंटेन रखना है। तो हो सकता है कि सब कुछ याद करने के बावजूद आप डरे हुए हैं। जो ये फियर है, इट शुड एक्ट एज मोटिवेशन एंड नॉट एज डीमोटिवेशन। कुछ लोग जो हैं गिव अप कर देते हैं। वी हैव टू ओवरकम दिस फियर एंड वी हैव टू फेस इट विथ करेज। नहीं, अब आपने एग्ज़ामिनेशन में जो भी आपने पढ़ा है वही आने वाला है। एंड उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि देयर शुड नॉट बी एनी लास्ट मिनट डिस्कशन और रिविजन विद द फ्रेंड्स। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्कूल में या कॉलेज में जाने के बाद अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं उन्होंने क्या पढ़ा है, दूसरे फ्रेंड्स उनको बताते हैं उन्होंने क्या पढ़ा। अब ऐसे में सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन के हिसाब से एक दूसरे को वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करिए। अब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ गया, अब आपके पास क्या करना है, किस तरह सॉल्व करना है। उसको, पेपर को सॉल्व करने का भी एक आर्ट होता है। तो सबसे पहली बात है कि आप तो क्वेश्चंस जो है वो केयरफुली पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन जल्दी में पढ़ते हैं, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन आपको याद होगा, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, तो वो अवॉइड करने के लिए यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली और क्वेश्चन को समझना है। कई बार क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि व्हाट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन सीक्वेंस। तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस तरह से आंसर करिए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं और बाकी क्वेश्चन फिर बाद में पीछे में करते हैं, तो एग्ज़ामिनर के करेक्शन के टाइम पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, जैसे एक सेक्शन में 1 मार्क क्वेश्चन है, दूसरे सेक्शन में 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन है, तो अगर आपने उसे दूसरे उठाकर दूसरे कहीं और कर दिया है तो आपकी मार्किंग में प्रॉब्लम हो सकती है। देन ऑल क्वेश्चंस ऑफ अ सेक्शन शुड बी डन टुगेदर और क्वेश्चन नंबर शुड बी रिटन क्लियरली एंड कंपल्सरली। क्वेश्चन नंबर जो है आप ज़रूर डालिए। अगर आपने क्वेश्चन सपोज़, जैसा अभी मैंने बोला कि पीछे कर दिया है कोई क्वेश्चन, तो अगर क्वेश्चन नंबर डाला है आपने क्लियरली, तो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन, नो doubt in the mind of the examiner also, and properly it will be marked, given marks. Then answer should be precise and complete and it should be written in points, क्योंकि कोई भी इतना टाइम नहीं है कि आपका एक एक वर्ड आंसर पढ़ा जाए। तो अगर आपने पॉइंट्स में लिखा है, अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को,
तो वो तुरंत एग्ज़ामिनर की नज़र में आता है और वो आपको मार्क्स फेच करता है. You are able to get more marks with that. There is no need to waste time with questions which appear very difficult to you, और किसी का जो आंसर आपको याद नहीं आ रहा है या आपको लगता है आपने पढ़ा ही नहीं है, उस क्वेश्चन नंबर को आप स्पेस उसके लिए छोड़ करके आगे बढ़िए और उस क्वेश्चन पे आप वापस आइए. सपोज़ आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए और 4th आपको नहीं आता, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 डालिए. उसमें आपको पता है कि इसमें हो सकता है इतना, क्योंकि 1 मार्क का है या 2 मार्क का है, उसके मुताबिक आपको आंसर लिखना है. उतनी आप स्पेस छोड़ करके क्वेश्चन नंबर 5th में जाइए. बाद में जब आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेंगे तब आप क्वेश्चन नंबर 4 में वापस आ सकते हैं. देन व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर इन पॉइंट्स, यू कैन ऑल्सो मेक फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप विच गिव अ क्लियर पिक्चर दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर वेरी वेल. तो एग्ज़ामिनर के लिए ये बहुत आसान होता है कि समझना कि स्टूडेंट को ये अच्छी तरह से आता है, तो वो मार्क्स देते हैं. देन नीट एंड टाइडी वर्क, जितना आप साफ़ सुथरा काम करेंगे आंसर शीट में उतना आपका काम जल्दी समझ में आए एग्ज़ामिनर को और वो उसी हिसाब से मार्क्स मिलेंगे. ओवर राइटिंग कैंसलिंग मत कीजिए. आफ्टर एग्ज़ामिनेशन क्या करना है अब आपको, आप उस पेपर को भूल जाइए. उस पेपर के बारे में किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, ना फ्रेंड्स से, ना पेरेंट्स से, ना और किसी से. आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए, क्योंकि वो पेपर आपने कर दिया और वो एग्ज़ामिनर या बोर्ड के हाथ में चला गया. अब आपके हाथ में है नेक्स्ट पेपर, तो आप उसे ठीक से करिए और बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू ऑल.